आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हमारी कक्षा में। और हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी अनिवार्य के सेकंड सेमेस्टर के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है उसका जो गद्य खंड है उसकी हम बात कर रहे हैं। पूर्व में हम बहुत सारी रचनाएं गद्य खंड की पढ़ चुके हैं और इसी क्रम में महादेवी वर्मा का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र हमारे सामने है। और ये जो रेखा चित्र है बहुत सारे रेखा चित्र अ, महादेवी वर्मा ने लिखे हैं। और वो जो रेखा चित्र हैं, कई रेखा चित्र ऐसे हैं महादेवी वर्मा ने जो लिखे हैं वो उनके साथी साहित्यकारों पर हैं। कुछ रेखा चित्र ऐसे लिखे हैं जो उनके आस पड़ोस में रहने वाले, परिवार में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेखा चित्र हैं जो उनके परिवार में रहने वाले पशु पक्षियों से संबंधित हैं। ठीक है। तो पशु पक्षियों से संबंधित जो रेखा चित्र इन्होंने लिखे हैं वो इनकी एक किताब है, मेरा परिवार। मेरा परिवार एक किताब है। उस मेरा परिवार किताब में कुछ निबंध संकलित हैं, रेखा चित्र संकलित हैं। रेखा चित्र निबंध का ही एक प्रकार मान लिया जा सकता है। ठीक है। ऐसे रेखा चित्र जो उन्होंने अपने परिवार में रहने वाले पशु पक्षियों को याद करते हुए लिखे हैं, उन्हें हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहते हैं, जो मेरा परिवार नाम की रचना में संकलित हैं। तो महादेवी वर्मा यूं तो कवयित्री हैं। ठीक है, कवयित्री हैं, कविता लिखती हैं। और उन्होंने साथ ही साथ गद्य भी बड़ा सुंदर लिखा है। गद्य में उन्होंने रेखा चित्र लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, उन्होंने निबंध लिखे हैं, आलोचनाएं लिखी हैं। और महिला जीवन को केंद्र में रख करके बहुत सारी आलोचनाएं इन्होंने लिखी हैं। वैसे आप इन्हें छायावाद की कवियत्री के रूप में जानते हैं। इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और बहुत सारे पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए। इनकी रचनाओं पर छायावाद की प्रमुख कवित्री ये मानी जाती हैं। छायावाद के जो चार स्तंभ माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है। तो ये मूलतः कवित्री हैं, लेकिन इनका जो गद्य है वो भी बड़ा परिष्कृत है और उसमें इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं। तो मेरा परिवार में संकलित ये जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये उनके परिवार में रहने वाला एक कुत्ते के जीवन से संबंधित है कि किस तरह का उसका जीवन है, किस तरह का उसके क्रियाकलाप हैं, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका स्वभाव है और किस तरह से उसने अपना जीवन महादेवी वर्मा के घर में रहते हुए कौन कौन से कर्तव्यों का उसने पालन किया, उसका स्वभाव कैसा है, उसको पूरी तरह से व्याख्यायित करते हुए यह रेखा चित्र लिखा गया है। तो चलिए आज हमारे बीच में एक साथी, एक विद्यार्थी उपस्थित है, अजीज। तो अजीज से बात करते हैं कि उन्होंने जब ये निबंध पढ़ा, ये रेखा चित्र पढ़ा, तो उनके मन में किस तरह का भाव आया, इसके बारे में थोड़े से बताएंगे। अजीज, बोलिए अजीज। जैसा कि हम जानते हैं कि महादेव जानवरों के प्रति काफी अच्छा लगाव रखती है। हाँ अजीज, तुम्हारी आवाज साफ नहीं है। आवाज काफी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा या तो आप थोड़ा सा बाहर आकर के बात करिए, जहां से आप बात करें कट रही है आवाज। चलिए बोलिए। हाँ सर। हाँ, और जैसे संक्षेप में बात करनी है अपने को, बहुत बड़ी बात नहीं करनी, छोटी छोटी सी बात करनी है जी। सर, महादेव वर्मा के द्वारा ये एक लिखित कहानी है जो कि नीलू नाम की है, जिसमें नीलू की माँ है जो कि अल्सेशियन है, जो कि उत्तरायण में रहती है। तो हम्म। उत्तरायण भी उसी के नाम नहीं हिरण्य अजीज, कमार। तुम्हारी तुम्हारी आवाज साफ नहीं है, कट रही है आवाज। तो कोई बात नहीं, तुम सुनो। अगर तुम्हें मेरी आवाज अच्छे से आ रही है तो तुम सुनो, हम और विद्यार्थियों से बात करते हैं, है ना। तुम अपनी बात मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तुम्हारी आवाज साफ नहीं है, डिस्टरबेंस है, रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम वंदना से बात कर लेते हैं। आज हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कहानी अच्छे से पढ़ी है और उस पर बातचीत करने के लिए उपस्थित है। वंदना। सर, ये जो कहानी है महादेवी वर्मा की, इसमें नीलू की जो माँ है उस पर सबसे ज़्यादा व्यंग किया गया है कि नीलू की माँ के बारे में ज़्यादा विशेष रूप से बताया गया है। नीलू की पढ़ने से पहले जो हम्म। उसकी माँ का नाम था, लूसी उसकी माँ का नाम था, जो हम्म। एक एक सतर्क थी। ये जो
जो उत्तरायण के एरिया में रहती थी लूसी, और इसके जो कान थे वो हिरनी के समान सतर्क थे। बुद्धिमानी का पता लगाने वाली इसकी छोटी-छोटी काली आँखें थी और सघन लोहे वाले इसके दाँत थे, और जो उसके पिछले पैरों में जो इसकी जो पूँछ थी वो एक तरीके से वो भी अलग से लंबी-सी अलग तरीके की थी पूँछ। मतलब इसमें लूसी जो है नीलू की जो माँ है ना, उसमें उसकी विशेषताएँ बताई गई हैं कि जी। वो किस प्रकार की थी। बहुत बढ़िया। तो सर है ना, क्या होता है कि जो उत्तरायण में 2 पहाड़ियों के बीच में एक दुकान होती है, मोटर स्टॉक की दुकान होती है, किराने की दुकान होती है, हम्म। जिसमें वहाँ के लोग वहाँ से सामान मँगाते हैं, लेकिन वहाँ पे बर्फ के कारण वहाँ पे लोग जा नहीं पाते इतना, ठंड हम्म। के कारण। तो फिर हम्म। वो नील की जो माँ है लूसी, तो उसकी सहायता लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तो वो उसके गले में एक थैला बाँध देते हैं, कपड़े का जो ऐसे नॉर्मल थैला बाँधते हैं, जिसके अंदर वो पैसे भी डाल देते हैं और है ना, वो सामानों की सूची भी डाल देते हैं। हम्म। फिर क्या होता है कि गाँव वाले उसको लाइन से बरा नंबर से एक-एक करके उसको भेजते हैं, उस पहाड़ियों के बीच में उसको दूरी तय करनी पड़ती है, नीलू की माँ को, लूसी को, और फिर वो उनके सामान एक-एक करके उनके पास पहुँचाती है, उन लोगों के पास। तो जब सामान पहुँचाती है तो कई बार क्या होता है कि वो सामान एक बार जैसे चाय पत्ती मँगानी होती है तो वो आलू भूल जाते हैं। मतलब कई बार कष्ट सहन किए हैं इसने बहुत, लूसी ने। वो कई बार उनके सामानों के इधर से उधर जाती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि ये लूसी सबका कहा मानती थी। वो एक तरीके से इनका सम्मान करती थी, वो स्नेह करती, प्रेम करती थी, सबकी मदद करना चाहती थी। और ठीक है। उत्तरायण के जो लोग थे वो लूसी ऐसे इस प्रकार वो सामानों से इधर से उधर जाती थी, और है ना वहाँ पे ठंड बहुत थी और वो हर समय उनकी तत्परता पे खड़ी रहती थी, और हम्म। वहाँ उसी के मतलब ठंड के इलाके में उधर ही एक ना भूटिया नाम का कुत्ता भी रहता था, वो एक बार उसी भूटिया पर उसकी आया। प्रजाति है। उसकी प्रजाति है भूटिया, नाम नहीं है उसका। हाँ। अच्छा, उसकी मतलब भूटिया प्रजाति का एक डॉगी रहता था, और फिर हम्म। जब जब लूसी उससे मिली तो उनकी मित्रता हो गई, और ऐसे इस प्रकार उसी ठंड में उनके 2 बच्चे भी हुए थे, जिसमें से पहला बच्चा था वो ठंड के मारे उधर ही मर गया, और जो दूसरा बच्चा था उसने ना संघर्ष किया उस ठंड से और वो बच हम्म। गए। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि संघर्ष करने वाला ही व्यक्ति जीवित होता है, बिल्कुल जीवित रहता है। उसी तरह हाँ, से वो बालक जो था, वो छोटा नन्हा जो कुत्ता था, वो जीवित रहा, संघर्ष किया उसने, उसके जीवन ऊष्मा से के कारण उसने संघर्ष किया, ऐसा महादेव वर्मा ने लिखा है। और फिर उसी का नाम आगे चल करके नीलू पड़ा। जी, आगे बताएं। जी सर। उसके बाद जब वो मतलब उसका बच्चा सेफ, एक बच्चा तो बच गया, एक बच्चा मर गया था उसका। फिर है हम्म। ना लक्कड़ बगे नाम के भी डॉगी आते थे, क्योंकि वो नहीं जो नहीं नहीं, आप समझिए, लक्कड़ बग्घे नाम के डॉगी नहीं होते हैं। लक्कड़ बग्गा थोड़ा कुत्ते से बड़ा एक जानवर होता है जो जंगल में रहता है और बड़ा खूंखार होता है। ऐसा कहा जाता है कि वो जब वो झुंड में चलता है तो कई बार शेर का भी शिकार कर लेता है या शेर का शिकार को छीन कर ले जाता है। ऐसे लक्कड़ बग्गे एक प्राणी होते हैं, जंगली पशु होते हैं, जो कुत्ते से बड़े आकार के होते हैं। और वो कुत्ते उसका प्रिय भोजन होते हैं। जहाँ कुत्ते को देख लेते हैं वो उस पर आक्रमण करके उसे खा जाते हैं। जी, जी आगे सर। बताएं। जी, लक्कड़ बगे नाम के मतलब ये प्रजाति के जो कुत्ते थे जो बड़े बड़े ही शक्तिशाली थे। हम्म। उन्होंने अल्पेशियन नाम के कुत्ते, जो उनकी लूसी की माँ थी, वो एक तरह की नीलू की जो माँ थी लूसी, वो अल्पेशियन नाम की डॉगियों में से हाँ। थी, प्रजातियों में से हुँ, थी। हुँ, उसने मतलब जो लक्कड़ बगे कुत्ते थे, उसने इसकी नीलू की माँ को खा दिया, एकदम से मार दिया उसको। हुँ, वहीं पर ही इन कुत्तों के शिकार में आके वो मर गई वहां पर ही। और हुँ। इस प्रकार सर मुझे इतनी आती है, थोड़ी चलिए, थोड़ी कोई आती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम मेघा से बात कर लेते हैं। इसके आगे की कहानी मेघा से सुन लेते हैं कि जब लूसी जो कि नीलू की माँ है, वह गुज़र गई, मर गई। उसकी वो संघर्ष करते हुए लकड़बग्घों से जब मर गई, तो उसके बाद महादेव वर्मा ने नीलू को पाला। और उसके बाद का जो वृत्तांत है, वो मेघा से बात कर लेते हैं। जी, वंदना तुम अपना माइक बंद कर दो और मेघा को माइक ऑन कर लीजिए, मेघा, और बताइए। जी सर। सर बोलिए। उसमें नीलू जो नाम का कुत्ता है वो हुँ, एक जैसे नेचुरली हम देखते हैं जो डॉगीज होते हैं वो जनरली देखा जाता है कि मांसाहारी होते हैं, मतलब हुँ, सर्वहारी एकदम। तो हुँ, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था, जैसे वो सभी कुत्तों से बिल्कुल अलग था। वो ना हुँ, तो खुद ऐसे कोई
नॉन वेज वाली चीज खाता था, जैसे कोई पशु पक्षी ठीक है, मांसाहारी नहीं था वो पशु पक्षियों को परेशान नहीं करता था ज्यादा। ठीक है, वो हिंसक नहीं था। मतलब ठीक है। उनके उनके प्रति उसका स्वभाव बहुत दयालु था। तो हाँ। जैसे इसमें एक फिनोमेना होता है कि एक पक्षी गिर जाता है अपने हम्म। घोंसले से, तो वो उसको उठाकर रख देता है, जबकि हम्म। ज्यादातर जो होते हैं, वो खा जाते हैं उसे। तो हम्म। इसलिए इससे ना उस कुत्ते की एक विशेषता बताई गई है कि वो दूसरों से कितना अलग है और हम्म। उसमें दयालुता का भाव कितना है। ठीक है। और आगे फिर ये बताते हैं कि जब उसे उसकी जो मालकिन होती हैं, जैसे महादेव वर्मा जी बताती हैं कि जब उनसे कोई मिलने आता था तो वो उन्हें बताने जाता था भागकर, और फिर जब तक उसे ये नहीं बोला जाता था कि कोई काम नहीं है जाओ, तब तक वो बिल्कुल मूर्ति की तरह स्तब्ध वहीं खड़ा रहता था। बहुत और बढ़िया। इसका मतलब इसमें ये बताया गया है कि वो उनकी आज्ञा का बहुत पालन करता था, सबकी आज्ञा का, और सबकी आज्ञा मानता था, जैसे उसकी मतलब जिस टाइप से उसकी मदर थी उस टाइप से वो भी था। तो हम्म। उसमें उनके भाव बहुत इस पूरी कहानी में उस जो वो डॉगी है नीलू, उसकी पूरी भाव के बारे में बताया गया है कि वो कैसे दूसरों से अलग है, उसमें हम्म। दयालुता और मतलब ठीक है। सम्मान स्नेह का भाव है, तो वो सबसे अलग है। तो बस सर ये तो ठीक है, खरगोशों से संबंधित कोई घटना हुई थी क्या? हाँ ठीक से याद नहीं है मुझे उस बारे में। चलिए, और आगे जब महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो भी उससे संबंधित कोई वृतांत है क्या? जी सर है सर। हाँ, क्या वृतांत है? सर है ना, जब है ना उनके खरगोशों का बिल था ना, जिसमें से खरगोश बाहर निकलते थे, महादेवी वर्मा के जो बाहर का जो एरिया था, हम्म। तो उसमें ना बिल्ली आती थी, पता नहीं बिल्ली हम्म। थी बिल्ला थी, वो आती बिल्ला थी, बिल्ला था, हाँ, बड़ा बिलाव था। ठीक है। बड़ा बिल्ला आता था और उनको ना खाता था, एक एक, एक करके उनको बारी बारी से खाते जाते थे। हम्म। खरगोश को खाया तो फिर जैसे ही उसको पता चला, उसको अ, नीलू को। नीलू को पता चला, फिर नीलू ने वहां पे देखा और नीलू ने फिर उस बिल्ली को, मेरे को लग रहा है बिल्ली को शायद खा लिया था, उसको वहां से नहीं, भगा उसको दिया था, भगा दिया वहां से। हाँ, ठीक है। वहां से भगा दिया और जिससे वो स्वतंत्र रूप से वहां रह सके। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आगे मैं बात शुरू करता हूँ और आप सब अपना माइक बंद कर लीजिए। और लगभग सारी बात इसमें हो चुकी है, ऐसी कोई अब ज्यादा खास बात इसमें रह नहीं गई है। और इसी से ही आपको पता चल गया होगा कि नीलू कुत्ते के जो स्वभाव के क्या गुण थे। आपसे इस पाठ के माध्यम से दो तीन बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका सार लिखिए। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि मनुष्य का पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसको समझाइए। तो महादेव वर्मा का व्यवहार कैसा था, उसके माध्यम से आप समझा सकते हैं। तीसरा ये हो सकता है, एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि इस कहानी का या इस रेखा चित्र का जो प्रमुख पात्र है नीलू कुत्ता, उसके जो उसका उसका पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसके चरित्र के जो गुण हैं, उसके बारे में आप बताइए। तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ लूसी के बारे में भी यही प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि नीलू कुत्ते का जो चरित्र है वैसा ही, या स्वभाव जैसा उसका है वैसा ही संघर्षशील स्वभाव उसकी माँ का भी है। और ऐसा नीलू कुत्ते जैसा स्वभाव तो आमतौर पर हमें फिर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन लूसी जो थी, उसकी माता जो थी, वह किस तरह से पूरे बर्फीले इलाके में लंबा सफर तय करके लोगों की सहायता करते हुए वो बाजार जाती थी, वहां से सामान लाती थी, लकड़ भोगों से लड़ती थी। तो उस तरह का जो संघर्षशील एक स्वभाव है वो बहुत कम कुत्तों में देखने को मिलता है। इतने समझदारी भरा और इतनी गंध सूंघ करके क्षेत्र में पहुंच जाना, दुकान पे पहुंच जाना, वापस लौट आना, जिसका सामान है उसी को पहुंचा के आना। तो ये कुछ ऐसे जो उसके गुण हैं वो बिल्कुल लूसी को खास बनाते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हालांकि सारी बात हो चुकी है। इन निबंधों में महादेव वर्मा ने अपने घर में परिवार के सदस्यों की तरह रहने वाले पशु पक्षियों के जीवन को चित्रात्मक रूप से उकेरा है। एक एक निबंध जो है, एक एक जो रेखा चित्र है, वो देखें आप, बड़ा खूबसूरत है। उसमें से बहुत सारे आपने अपनी अपनी पिछली परीक्षाओं में, स्कूल के दिनों में आपने पढ़े होंगे। उसमें नीलकंठ मोर है, गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरनी है, दुर्मुख खरगोश है, नीलू कुत्ता है, गोरा गाय है, निक्की रोजी रानी, ये नेवला कुतिया और घोड़ी। ये पाठ, इन पाठों में से आपने कुछ पाठ, जैसे बचपन में मैंने गोरा पढ़ा था, गिल्लू गिलहरी का पाठ पढ़ा था, निक्की रोजी रानी स्कूलों में मैंने पढ़ाया जब मैं स्कूल एजुकेशन में था, और नीलू आपने आज पढ़ा है। तो इस तरह से बहुत सारे पशु पक्षी उनके आंगन में रहा करते थे, और मनुष्यों के बीच में हिल मिल करके ये सारे पशु पक्षी रहते हैं। और जैसे एक आश्रम होता है जिसमें शेर, चीता, सांप, मोर,
और हिरन सभी एक घाट पर पानी पीते हैं। गर्मियों में भी कहा गया है ऐसा, गर्मियों के लिए भी कहा गया है। और आश्रम में भी एक इसी प्रकार का भाव हमने हमारे शास्त्रों में पढ़ा है कि आश्रम इस प्रकार के हुआ करते थे कि वहां पर कोई किसी से जो था वो उसे जीवन की हानि का कोई संदेह नहीं होता था। अगर आपने जंगल बुक नाम की एक स्टोरी देखी है, जंगल बुक मोगली के बारे में आपने कहानी देखी है, तो अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी जंगल बुक नाम से। तो उसमें आपने देखा होगा कि जब गर्मियां हो जाती हैं तो जंगल का एक कानून है कि पानी पीने से कोई किसी को नहीं रोकेगा और पानी पीते हुए कोई किसी को मारेगा नहीं। तो उसी तरह से आप देखें, इनके परिवार के बीच में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। और इन निबंधों के माध्यम से हमें पता चलता है कि महादेवी वर्मा के मन में न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि पशु पक्षियों के प्रति कितना प्रेम है, लगाव है, करुणा का भाव है, ये भी हमें इन निबंधों के माध्यम से पता चलता है। नीलू कुत्ता कहानी में नीलू कुत्ते और उसकी मां लूसी के क्रियाकलापों, उसके संघर्ष, मनुष्य के प्रति स्वामी भक्ति का परिचय दोनों के व्यक्तित्व में जो है वो पता चलता है। नीलू की मां लूसी के बारे में बात करते हैं। वो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली एक अल्सेशियन प्रजाति की एक कुतिया है जिसके सुंदर स्वरूप का चित्रण लेखिका ने बार बार किया है। वो बहुत अलग अलग बात है, उसकी आंखें कैसी हैं, उसकी चाल कैसी है, उसके कान कैसे हैं, उसके दांत कैसे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ उसका उल्लेख करना मुझे जरूरी नहीं लग रहा है। लूसी के स्वच्छंद सहचर स्वभाव है, वो बिल्कुल अकेली घूमती है और लोगों के साथ बड़े आराम से घुल मिल जाती है। सहचर स्वभाव का मतलब है घुल मिल जाने वाला स्वभाव। स्वच्छंद रहती है, अकेली रहती है, लेकिन लोगों से घुल मिल जाती है। और ऐसा बताया भी गया है इस पाठ में कि अल्सेशियन वैसे अपने मालिक के साथ ही रहते हैं, लेकिन जब मालिक नहीं होता है तो फिर वह किसी के साथ भी घुल मिल जाते हैं और पूरे जहां वो रहते हैं सभी को अपना साथी मान लेते हैं। तो इस तरह वो आस पड़ोस के लोगों के लिए बाजार से सामान लाने का कार्य बड़े मनोयोग से किया करती है। और जब बाजार जाती है तो वहां एक भूटिया कुत्ते से उसका परिचय होता है। उसके साथ रहने से उनके दो बच्चे होते हैं, जिनमें से एक जो है वो शीत के कारण मर जाता है, लेकिन जो दूसरा है जिसे हम बाद में नीलू के नाम से जानते हैं, वह कुत्ता, वह जो बच्चा है वह संघर्ष करता है। अपनी जीवन जीने की जो इच्छा है उसमें बहुत गहन है, इसलिए वह जीवित रहता है और बाद में लेखिका के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। बच्चे को जन्म देने के कुछ 4-5 दिन के बाद ही फिर से वो बाजार का सामान लाने के लिए उसको भेज दिया जाता है। और जब वो कुछ दिनों में जब सामान लेकर के लौट रही होती है या जब वो सामान लेने जा रही होती है तो लक्कड़ बग्घे जो गीदड़ से थोड़े बड़े और भेड़िया की आकार के होते हैं और कुत्ते की प्रजाति के होते हैं, लेकिन बड़े खूंखार प्राणी होते हैं जिनके बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े दांत होते हैं और जंगली पशु होते हैं और कई बार शेर को भी अपना शिकार छोड़ने पर ये मजबूर कर देते हैं, बड़े झुंड में चलते हैं। तो उनके साथ वह संघर्ष करती हुई मारी जाती है और उसके बाद उसके बच्चे नीलू की देखभाल का दायित्व जो है वो लेखिका पर आ जाता है और लेखिका उसे लेकर के प्रयाग आ जाती है, अपने घर आ जाती है और वहाँ उसकी देखभाल होती है। और नीलू के बारे में बताया गया है कि उसके उसे अपनी माता और पिता दोनों के ही गुण मिले हैं। एक विशेष प्रजाति का कुत्ता वह बन गया है क्योंकि दोनों जो माता और पिता के जो गुण अलग अलग थे, इसीलिए यह एक वर्ण संकर प्रजाति का कुत्ता था जो ऊंची छलांग लगाने में माहिर था, स्वर उसका भारी था और अन्य कुत्तों की तरह अपने मालिक के पीछे आगे पीछे घूमना, उसकी चापलूसी करना, भोजन के लिए लालायित रहना, पूंछ हिलाना, पैरों में लेटना, पैरों को चाटना, इस तरह के क्रियाकलाप वह नहीं किया करता था। वह बड़ा स्वाभिमानी कुत्ता था और कभी कभी वह अगर उसे सम्मान के साथ उसे बुलाया नहीं जाता था, उसे सम्मान से भोजन नहीं दिया जाता था, तो वह लेखिका से नाराज भी हो जाता था और फिर लेखिका को उसे मनाना पड़ता था। इसीलिए आप देखें कि जब ये पाठ अंत में समाप्त होता है जहां पर, तो वहां पर अंत में लेखिका कहती भी है कि वह अब उसके पास कोई भी ऐसा पशु नहीं है जिसका जिसके बुरे मानने पर उसे मनाने की जरूरत लेखिका को पड़ेगी। तो आप समझें कि ये जो कुत्ता है नीलू जो है, ये लेखिका से कई कई बार नाराज भी हो जाता है और लेखिका को बार बार उसे मनाना भी पड़ता है। तो बड़ा स्वाभिमानी और दर्पयुक्त वह स्वभाव का एक कुत्ता है। नीलू का ध्वनि ज्ञान बहुत विस्तृत था, ऐसा कहा गया है पाठ में कि वो जब उसका नाम लेकर के बुलाया जाता था या ऐसा कहा जाता था किसी के द्वारा कि गुरुजी तुम्हें याद कर रही हैं, बुला रही हैं, तो वह तुरंत दौड़ करके लेखिका के पास पहुंच जाता था और जब तक उससे कहा नहीं जाता था कि तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पर, अब तुम जा सकते हो, तब तक वह वहीं खड़ा रहता था और लेखिका के कमरे में उपस्थित होकर के वह अपने मतलब नाम से ही
वह पहुंच जाया करता था जहां उसकी आवश्यकता होती थी। उसमें अपने पिता जैसी कोई हिंसक पशु प्रवृत्ति नहीं थी। अब जो भूटिया कुत्ते जो होते हैं, ऐसा लेखिका के बताने से ही पता चल रहा है, हमें नहीं पता, ऐसा बताया गया कि जो भूटिया जो कुत्ते होते हैं वो बड़े हिंसक होते हैं, खूंखार होते हैं, बड़े होते हैं और किसी भी पशु पर वो आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई पशु प्रवृत्ति, हिंसकता की कोई प्रवृत्ति उसमें नहीं थी। वह किसी भी नन्हे प्राणी पर झपटता नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि लेखिका के आंगन में बहुत सारे पशु पक्षी पक्षी छोटे छोटे रहा करते थे और वो बड़े प्रेम से, यहाँ तक कि कुछ बिल्लियां, कुछ खरगोश, कुछ छोटे पक्षी, मोर, इस तरह के छोटे पशु पक्षी वहां रहा करते थे और वह आंगन में रहने वाले छोटे पक्षियों और खरगोशों की सुरक्षा में भी सचेत रहता था। तो दो घटनाएं इसमें बताई गई हैं कि एक बार तो किसी अ, अ, घोंसले में से कोई छोटा पक्षी जब नीचे गिर जाता है तो वह उसे अपनी चोंच में, अपने मुंह में दबा करके इस तरह दबाता है कि उसे कोई दांत वगैरह न लगे, और छोटे से पक्षी को जो अपने घोंसले में से गिर गया है उसे अपने मुंह में दबा करके वो लेखिका के पास पहुंचता है और तब तक वहां वह खड़ा रहता है जब तक कि उसे फिर से अ, घोंसले में रख नहीं दिया जाता है। तो वह पूरा सतर्क रहता है उनकी सुरक्षा के लिए। और एक बार सर्दी की रात में जब खरगोश अ, लेखिका के आंगन से बिल बना करके दूसरे किसी आंगन में निकल जाते हैं, बाहर पहुंच जाते हैं, तो बिलाव खरगोशों पर हमला कर देता है और बहुत सारे खरगोशों को वो घायल कर देता है। इस दौरान चीख पुकार से नीलू को पता चलता है और नीलू दीवार कूद करके दूसरी ओर जाता है और वहां से बिलाव को भगा देता है। और सारी रात, ताकि खरगोश वहां से निकल न जाए, इसीलिए वह उस बिल के सामने खड़ा हो जाता है और किसी को भी वहां से निकलना नहीं देता है। और इसी प्रयास में वह स्वयं भी निमोनिया का शिकार हो जाता है, बीमार हो जाता है। उसके बारे में बताया गया है कि वह लोन और बरामदे में बैठ करके सारी रात पहरेदारी करने का दायित्व भी निभाया करता था, जैसे आमतौर पर सभी जो पालतू जो कुत्ते होते हैं वो इस तरह का एक उनका स्वभाव रहता है। लेखिका को जब मोटर दुर्घटना के कारण जब अस्पताल में भर्ती की जगह भारती लिख दिया गया है, गलती से भर्ती होना पड़ता है, तब नीलू जो है वो लेखिका को 3 दिन तक देखे बिना रह नहीं पाता है और खाना खाने से मना कर देता है, एक तरह की भूख हड़ताल कर देता है। और तब 2-3 दिन बाद डॉक्टरों से परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के चिकित्सकों से लेखिका के पास पहुंचाया जाता है नीलू को। और तब जा करके नीलू बहुत देर तक वहां से हिलता नहीं है, उसके बेड के नीचे जा करके सो जाता है और फिर बहुत समझाने के बाद वह वापस जाता है। लेकिन जैसे ही रोज खाना पहुंचाने जाते हैं लोग या उनसे मिलने जा रहे होते हैं, तो वह हमेशा उन लोगों के साथ लेखिका से मिलने जाता है और अगर कोई उसे नहीं ले जाता है तो वह फिर से भूख हड़ताल पर उतर जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वह बहुत स्वामी भक्त है, प्रेम करता है और अपना दायित्व समझता है लेखिका की परिचर्या को भी। नीलू का जो संपूर्ण जीवन है वो दीनता से रहित था। दीनता से रहित था का मतलब है उसमें लाचारी नहीं थी, किसी के सामने वो किसी के सामने लाचार नजरों से कभी उसने नहीं देखा, कभी किसी चीज की उसने मांग नहीं की। गरीबी का भाव, लाचारी का भाव, दीनता का भाव कभी उसने प्रदर्शित नहीं किया। और ऐसे ही वो 14 साल तक पूरे स्वाभिमान के साथ उसने जिया और बहुत शांत भाव से, निर्लिप्त भाव से, निर्लिप्त भाव का मतलब होता है जीवन के प्रति कोई मोह भी नहीं रखा उसने। और ऐसे ही निर्लिप्त भाव से, शांत भाव से रहते हुए ही उसे मृत्यु प्राप्त हुई। और ऐसा लेखिका ने एक जगह कहा भी है, मतलब यही इस जगह पर उसने कहा भी है कि मनुष्य भी चाहता है कि उसे ऐसी मौत आए, लेकिन ऐसी मौत आती नहीं है मनुष्य को भी। जबकि अ, कुत्तों के लिए कहा जाता है कुत्ते की मौत मरना तो बहुत बुरी मौत होती है कुत्तों की, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नीलू की जो मृत्यु है बड़े शान के साथ होती है, वो बड़े शांत भाव से और जीवन के प्रति निर्लिप्त रहता हुआ, जैसे कोई सन्यासी संत, कोई अच्छा पहुंचा हुआ संत हो जिसे जीवन से कोई मोह न रह गया हो, ऐसे शांत भाव से उसकी मृत्यु होती है। शांत भाव से ही सारे जीवन जीता है और शांत भाव से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जा सकता है कि नीलू का स्वभाव स्वाभिमानी है, कर्तव्यनिष्ठ है, शांत है, परोपकारी है और प्रेम भाव से वो परिपूर्ण एक संघर्षशील प्राणी है, जिसके बारे में हमें लेखिका ने बताया है। तो अब हम कह सकते हैं कि लेखिका का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हम लोग हैं जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं वो भी पशुओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपने मन में पैदा करें, उनके प्रति करुणा का भाव रखें, उन्हें प्रेम, कहा जाता है कि पशु जो होते हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं, तो प्रेम भाव उनके प्रति व्यक्त करें तो पशु भी मनुष्य के प्रति प्रेम भाव रखते हुए अपने सारे उत्तरदायित्वों को मनुष्य से ज्यादा निभाने में सक्षम होते हैं।
तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही था। अगली कक्षा में फिर से आपसे मिलेंगे।